2014 अच्छे दिन इसी नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की थी। लोगों को इनमें नए पीएम का चेहरा दिख रहा था, क्योंकि ये इंडिया के जीडीपी को दुनिया का नंबर 1 जीडीपी और भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे। ये कभी गिरते हुए रुपए को लेकर सरकार से सवाल पूछते, अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? तो कभी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के चिंतित होते थे। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बार इन्होंने तो सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी को ही असफल बता दिया। जहां तक आर्थिक सुधार का सवाल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का सवाल है, जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। इनका मुद्दा साफ था, ये केवल विकास की राजनीति करना चाहते थे। पूरे देश के सामने इन्होंने गुजरात मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ही इनका लक्ष्य था। महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी कम करना, किसानों की आय दुगुनी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, ब्लैक मनी, 100 स्मार्ट सिटी, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का इनका ये संकल्प जनता का दिल जीत लिया। अक्सर अपने भाषणों में ये सरकार की आलोचना करते। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। इतना ही नहीं, बल्कि ये 2014 से पहले तो काफी ज्यादा साइंटिफिक और रेशनल भी थे। तुम भारत माँ की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? पहले शौचालय फिर देवालय। नमामि गंगे अभियान चलाए, जिसमें गंगा को साफ करना था। लेकिन क्या गंगा सच में साफ हुई? मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये अपने भाषणों में अक्सर कहा करते थे कि अगर ये सत्ता में आए तो गौ हत्या पर पूरी तरीके से बैन लगा देंगे। स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। इन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है। आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चीख चीख करके पुकार रहा है। इनकी ये बातें सुनकर देश के करोड़ों हिंदुओं ने इन पर भरोसा किया। शंकराचार्य ने खुद जगह जगह जा करके इनके लिए चुनावी कैंपेन की। नतीजा, इनको 2014 के लोकसभा इलेक्शन में टोटल 31.4% वोट मिले। इस चुनाव में अकेले भाजपा ने 282 सीटों पर अपनी जीत हासिल की, जो कि पूर्ण बहुमत था। इसके बाद ये 2014 में देश के पीएम बन गए। लेकिन क्या इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा किया? आखिर क्यों जिस व्यक्ति के पास 2014 से पहले सारी समस्याओं का समाधान था, आज वही देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है? ये कोई देश है? बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। ये कोई सरकार है? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये कोई लोग है? इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। मोदी जी, आई लव यू, आई लव यू। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। मैं पठान का बच्चा हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस आजाद भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तब से लेके 2014 तक देश में 14 प्राइम मिनिस्टर रहे। इनमें से अधिकतर प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के ही थे। लेकिन 2014 में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वो बीजेपी पार्टी जो एमपी की 2 सीटें भी नहीं ला पा रही थी, 2014 में उसने 282 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। और ये सब कुछ
हो पाया नरेंद्र मोदी की वजह से। गुजरात मॉडल इनकी विजनरी आइडियाज और विकास की राजनीति की वजह से, इनके वादों की वजह से ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार लगातार पीएम बनते हैं और पिछले 12 सालों से ये इसी पद पर हैं। 12 साल, कई भाषण और इन भाषणों में सैकड़ों वादे किए। इन्होंने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन किया कितना? हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। आइए इनके एक एक वादे को सुनते हैं और फैक्ट और डेटा के आधार पर देखते हैं कि इनमें से कितने वादे पूरे हुए और कितने बस चुनावी जुमले बन करके रह गए। सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। इन्होंने कहा था कि भारत को दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बनाना है, इंडिया के जीडीपी को पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर ले जाना है। एक भाषण में इन्होंने 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे। 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो छोड़ ही दो, 2025 तक ये 4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी क्रॉस नहीं कर पाए। 2025 में इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिस्ट में 4th नंबर पे था, लेकिन हालात अभी ऐसे हो गए हैं कि 4th नंबर से इंडिया का जीडीपी सीधे 6th नंबर पे पहुंच गया है, जिसकी बात ना तो सरकार कर रही है और ना ही मीडिया। इनका दूसरा वादा था बीफ को बैन करना। स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। इन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है। आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। हाँ, ये बात सही है। 2014 से पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था और अभी ये 3रे नंबर पे है। नंबर 1 से 3रे नंबर पे लाए। गायों की हत्या थोड़ी तो कम हुई होगी। अगर ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप गलत हो, क्योंकि 2014 से पहले इंडिया हर साल 14 लाख मीट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट करता था। 2025 तक ये आंकड़ा बढ़ करके 16 लाख मीट्रिक टन हो गया और ऐसा अनुमान है कि 2026 के आखिरी तक इंडिया 47 लाख मीट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट कर देगा। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि अब आप इंडिया में बीफ कंपनियों को बैन कर देंगे, तो इनका जवाब सुनिए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे अगर आप देखिए, आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है कि मीट खाने वाले लोग, बहुत महंगा हो गया। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी। उल्टा इन्होंने तो बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया। देश भर में बीफ बैन का समर्थन करने वाली बीजेपी की सियासत और हकीकत में कितना अंतर है, ये चुनाव आयोग को दिए गए बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट से सामने आया है। इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उन 3 कंपनियों ने भी बीजेपी को मोटा चंदा दिया है जो बीफ का कारोबार करती है। इनको लेके आए हम लोग, यही सोच के ले आए थे कि ये गौ माता की हत्या बंद करेंगे और हमारी जो बाकी बातें हैं उनको सुनेंगे, लेकिन चाय वाला ही रह गया, गाय वाला नहीं। इनकी तीसरी प्रॉमिस थी महंगाई को कम करना। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। नरेंद्र मोदी महंगाई से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मोदी जी के हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि गरीब के पास कुछ खाने को बचा ही नहीं था। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार। ये सारे भाषण नरेंद्र मोदी ने सरकार पर तंज कसते हुए दिया था। इसका मतलब साफ था कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले इन्हीं सारे समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि महंगाई तो इनके मेन चुनावी मुद्दों में से एक था। राइट रॉन्ग। 2014 से अगर अभी तक देखा जाए तो महंगाई ऑलमोस्ट दुगुनी हो गई है। 2014 में पेट्रोल 62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 49 रुपए प्रति लीटर था। उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत $103 प्रति बैरल था। 2020 में क्रूड ऑयल की कीमत घट करके $40 प्रति बैरल हो गया, लेकिन फिर भी पेट्रोल 72 और डीजल 70 रुपए लीटर मिल रहा था। क्रूड ऑयल की कीमत घटने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम नहीं हुई और आज यानी कि
2026 में वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत $104 प्रति बैरल हो गया है, तो पेट्रोल 117 के पार और डीजल 105 रुपए लीटर है। और मोदी जी मुंह उठा के हर 2 से 3 दिनों में 1 से 2 रुपया बढ़ा ही दे रहे हैं। और यही नहीं, 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 का आता था, आज वह 1100 में आता है। इन्हीं पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइस के बारे में 2013 में रामदेव बाबा ने भी कुछ कहा था। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिला उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? लेकिन जब दाम कम नहीं हुआ तो बाद में सुनिए ये क्या कहते हैं। मुझे अफसोस है, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। जब इसी को लेकर रिपोर्टर्स ने कई बार इनसे सवाल पूछे तो इनको गुस्सा आ गया। ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। मतलब ये क्या है, जिन समस्याओं को लेकर आप कभी कुर्सी पे बैठे सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उनके नाकामियों का मजाक उड़ा रहे थे, जब आप उस कुर्सी पे बैठे तो उसमें से एक भी समस्या को सॉल्व नहीं किया जो आपने कहा था, बल्कि आपने स्थिति को और गंभीर कर दिया। तो फिर क्या फायदा आपको उस कुर्सी पे बैठने का। इनका अगला प्रॉमिस था आतंकवाद मुक्त भारत बनाना। 2004 से 2014 तक इंडिया में टोटल 10 आतंकी हमले हुए, जिसमें सबसे बड़ा 26/11 अटैक था जो मुंबई के ताज होटल में हुआ था। इस हमले में एक आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। लेकिन फिर सरकार के नाकामियों को गिना गिना कर हमारे मोदी जी आए, इन्होंने आतंकवाद मुक्त भारत की नींव रखी। लेकिन 2014 से अभी यानी कि 2026 तक भारत में टोटल 13 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें पठानकोट अटैक, उड़ी अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, पहलगाम और पुलवामा अटैक शामिल है। पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसके पीछे कौन था ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये सारे हमले कौन करा रहा है इसका पता हमारे मोदी जी को है। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन शायद ये बताना भूल गए कि बचाना किससे है, क्योंकि इनके पार्टी के कई सारे सांसदों पे महिला शोषण और रेप के केसेस हैं। ये वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं और राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों के पास जा करके उनके भक्तों से वोट बटोरने के लिए भजन करते हैं। वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय। इन्होंने वादा किया था कि हर साल करोड़ों नौकरियां देंगे। अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अभी भी इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट में पीक पर है। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि ये उनकी आय दुगनी करेंगे। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। हमारा सपना है 2022 हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। लेकिन ये इसमें भी फेल हो गए, क्योंकि अगर किसानों की आय दुगनी हुई होती तो हर साल लाखों किसान आत्महत्या नहीं करते। इनका वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। 100 स्मार्ट सिटी। क्यों न हमारे देश में 100 नए स्मार्ट सिटी बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ ही दो, इन्होंने तो एक स्मार्ट गांव भी नहीं बनाया, बल्कि जो बने हुए झुग्गी और घर थे उन पे ही बुलडोजर चलवा दिया। स्किल इंडिया, मैक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, 2023 तक बुलेट ट्रेन देने का वादा सब फेल हो गया। इन्होंने कहा था भारत से भूखमरी को जड़ से खत्म कर देंगे। किसी भी गरीब माँ का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज हर दिन भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोते हैं और ये कहते हैं पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था, आपको
उसना चावल पसंद था। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का वादा किया था, लेकिन इनकी स्थिति अभी ट्रेन में बैठने तक की नहीं है। इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन बस अडानी और अंबानी का साथ है, बाकियों का विकास का तो पता नहीं, पर विनाश पूरा हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? आज भी इंडिया का हवा, पानी और नदियां पूरी तरीके से पोल्यूटेड है। इंडिया का AQI पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई है। इन्होंने हवाई अड्डे बेचे, रेल बेची, LIC बेचा और कुछ खरीदा भी तो मीडिया, ED और CBI। जब ये ओपोजिशन में थे तो इन्होंने सरकार के ऊपर सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। CBI का कितना दुरुपयोग होता है हम देख रहे हैं। कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसा नहीं है देश में जिस पर CBI की तलवार न लटकती। किसी न किसी चीज में फंसा के रखा जाता है, दिल्ली सरकार की अनुकूलता के अनुसार उसे सौदा किया जाता है। लेकिन आज यही ED और CBI का यूज ऑपोजिशन के लीडर को डराने के लिए और उनके वोट को संचय करने के लिए करते हैं। मनीष सिसोदिया के घर CBI टीम पहुंची है। ED की टीम प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स के घर में रेड कर रही थी। 4 RJD के नेता है जिनके घर पर CBI की टीम मौजूद है। इन्होंने 500,000 के नोट बंद कर दिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश के आधी से अधिक जनता को यही समझ नहीं आया कि नोटबंदी हुई क्यों थी। मोदी जी का कहना था कि इससे काला धन वापिस आएगा। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए। एक एक पाई हम वापस लाएंगे, मैं पाई वापस लाऊंगा। लेकिन RBI की डेटा कुछ और ही कहती है। 500 और 1,000 के 99.3% नोट RBI में जमा हुए। जो 0.7% जमा नहीं हुए ये वो नोट थे जो लोग कहीं रख के भूल गए, जैसे बुक या फिर लॉकर में। इसके अलावा जो फॉरेनर हमारे देश में घूमने आते हैं वो भी कुछ नोटों को लेकर चले गए, कुछ फट गए, कुछ जल गए। इससे आम जनता का क्या फायदा हुआ ये तो पता नहीं, पर नुकसान काफी हुआ। लोग अपने ही पैसे को लेने के लिए घंटों धूप में बैंकों के सामने लाइन में खड़े रहे। पैसे के बिना किसी की शादी रुक गई तो किसी का समय पर इलाज नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था कि जब काला धन वापिस आएगा तो लोगों को 15-15 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। लेकिन इस 15 लाख के बारे में अमित शाह क्या कह रहे हैं? किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इनकी केवल यही बात नहीं बल्कि सारी बातें और वादे बहुत बड़ा जुमला है। 2014 में इन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की थी। दुनिया भर में भारत की डंका बजेगी और बजा भी, लेकिन वैसे नहीं जैसे इन्होंने कहा था, बल्कि अपने जुमले की तरह ही इन्होंने अपने वादे को भी पूरा किया और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की खूब बेइज्जती कराई।